बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इबाद अली खान। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ यूके में दो इनटेक्स होती हैं, एक जनवरी की होती है और एक होती है सितंबर की। इन दोनों इनटेक्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपको मिनिमम 3 to 4 मंथ जो है पहले जो है इसके पर जो है वो वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले तो आपको आइल्स करना पड़ता है। आइल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप या इस मुल्क में नहीं आ सकते। ये एक मैंडेटरी काइंड ऑफ जिसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट है जो आपको रिक्वायर्ड है। बैचलर डिग्री का जो कोर्स होता है वो यूके में 3 इयर्स 3 साल का होता है और मास्टर डिग्री का जो कोर्स है वो 1 साल का होता है। बैचलर्स डिग्री के लिए आपको कम से कम 5.5 से लेके 6 तक का जो है वो आइल्स का बैंड चाहिए होता है। आपने ओवरऑल जो है वो इतना स्कोर लिया हुआ हो और मास्टर्स डिग्री के लिए 6 से लेके 6.5 तक आइल्स का बैंड रिक्वायर्ड है। ये एक्चुअली वेरी भी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो देखना ये होता है कि आप का जो बैंड है वो कितना आया है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। आइल्स करने के बाद ऑब्वियसली बात है आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जो आप कोर्स या डिग्री करना चाह रहे हैं आप वो हंट करें। बहुत से कंसल्टेंट पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में अवेलेबल हैं जो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। आप ये खुद भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको UCAS.com की वेबसाइट पे जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैक्सिमम 5 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप सिलेक्ट करके अपनी आपका जो रेलेवेंट कोर्स है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको आइल्स का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ता है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे इंटरमीडिएट का कोई आपका सर्टिफिकेट है या बैचलर्स डिग्री है वो आपको अपलोड करनी पड़ती है। और उसके बाद जिसे कहते हैं इट टेक्स 7 to 10 डेज जो है वो आपको वहाँ से कोई जवाब आ जाता है जिसमें आपको बताया जाता है थ्रू ईमेल कि किस किस यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो आपको कोर्स जो है वो ऑफर किया है। ऑफर या एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद जो यूनिवर्सिटी है वो आप या कॉलेज है वो आपसे एक इंटरव्यू जो है वो लेते हैं। इंटरव्यू में वो देखते हैं कि आया क्या ये स्टूडेंट जेन्युइन है और इसने जो आइल्स किया है क्या ये वही स्टूडेंट है जो इसने अप्लाई किया है, और वही जो बेसिक सी जो मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी की जाती है कि इसको इंग्लिश बोलनी आती है या नहीं आती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं और उसके पूछने के बाद जो है वो फिर वो यूनिवर्सिटी आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो इशू कर देती है जिसमें स्टूडेंट का आईडी नंबर लिखा हुआ होता है। उस लेटर के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू में पास होने के बाद फिर आपको वो एक एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो भेजते हैं और जिसमें आपका एक स्टूडेंट आईडी जो है वो उसमें मेंशन किया हुआ होता है। कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ होता है और इस तरह की जो है वो चीज़ें जो हैं वो उसमें मेंशन की भी होती हैं। दोबारा से जो है वो डॉक्यूमेंट जो आपने पहले अपलोड किए हुए होते हैं जैसे आपकी डिग्रीज हैं और जैसे आइल्स का सर्टिफिकेट है वो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ता है क्योंकि आपने जो अप्लाई कैस के थ्रू किया था वो आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया था और जिसमें से आपको ऑफर आती है वो ओबीसी बात अब एक यूनिवर्सिटी होती है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। इसके बाद प्रोसीजर होता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट से रेलेवेंट जो है वो काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन है और काफ़ी जो है वो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स के माइंड में और उनके पेरेंट्स के माइंड में कि कितनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो कितनी अमाउंट की जो है ना बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो उसका मैंने एक ब्रेकअप बनाया है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ मिनिमम जिसे कहते हैं आपके पास 28 डेज जो है ना वो की स्टेटमेंट जो है ना वो काफ़ी है। इससे पहले जो है वो कभी 3 महीने की कभी 6 महीने की स्टेटमेंट जो है ना वो मांगी जाती थी, लेकिन अब 28 डेज की जो है वो स्टेटमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। बैंक अकाउंट जो है उस स्टूडेंट के नाम पर होना चाहिए और जिसे कहते हैं ना वो जितने भी अमाउंट जो भी मैं आपको ब्रेकअप बताया है उसके राउंड अबाउट आपके अकाउंट में टिल 28 डेज तक जो है वो आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। कितनी अमाउंट जो है वो चाहिए है इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपका बैचलर प्रोग्राम है और 3 इयर्स का वो प्रोग्राम होता है, तो फ़र्ज़ करें अगर उसकी ट्यूशन फ़ीस पर
पर ईयर जो है वो 15,000 पाउंड बनती है। तो एक साल की फीस 15,000 पाउंड, उसको आप पाकिस्तानी ब्रिटिश पाउंड से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, वो तकरीबन कोई 4.5 मिलियन जो है अमाउंट बनेगी। वो उसके साथ साथ आप प्लस कर लें लिविंग एक्सपेंस जो है, जिसे आप लिविंग कॉस्ट कह सकते हैं। वो अगर तो आप लंदन से बाहर जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो तकरीबन जो है 9,207 पर एनम, उसको भी मल्टीप्लाई कर लें आप उसको ब्रिटिश पाउंड के रेट से, वो तकरीबन कोई 3.2 मिलियन बनता है। उसको एडअप कर लें तो ये तकरीबन जो है कोई 7.8 या 8 मिलियन की जो स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होती है। इतने पैसे जो हैं वो पड़े होने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 3 साल का कोर्स है और इसमें अगर 15,000 पर एनम जो है वो उसकी फ़ीस है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 साल के ही पैसे उसके अंदर रखने हैं। 1 साल का अपना ट्यूशन फ़ीस प्लस उसका 1 साल का जो है एक्सपेंस, लिविंग कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो चाहिए होती है। अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो लिविंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। उसकी जो कॉस्ट है वो 10,500 पाउंड से अबव या 11,000 पाउंड तक आपके पास लिविंग कॉस्ट के पैसे होने चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपने किस एरिया में जो है ना जाके पढ़ना है और किस एरिया में रहना है। ब्रिटिश पाउंड का जो रेट है आपको पता फ्लक्चुएट होता रहता है, तो मैंने एक जिसे कहते हैं वो रफ सा एक आइडिया बनाया है कि 7.8 या 8 मिलियन की अमाउंट जो है वो बच्चे के या स्टूडेंट के अकाउंट में पड़ी होनी चाहिए। अगला स्टेप है टीबी क्लियरेंस सर्टिफिकेट का। उसके लिए आपको टीबी स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है। 2 से 3 जो है वो पाकिस्तान में क्लिनिक हैं जो यहाँ की होम ऑफिस के साथ या यूके की अप्रूव्ड जिसे कहते हैं क्लिनिक्स हैं, वहाँ जाके आप टीबी टेस्ट करवाते हैं। टीबी टेस्ट यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि ये जो आपको पता है ये एरिया जो ये इलाका है यूके का, इसमें काफ़ी आपको ज़्यादा टाइम जो है यहाँ सर्दी पड़ती है। तो ये एक ऐसी मतलब डिजीज़ है जो मतलब एक से दूसरे इंसान को फैलती है। उस टीबी स्क्रीनिंग से आपको गुजरना पड़ता है और उसमें वो देखते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। अब टीबी के ऊपर जो है वो एक मैं अलग से व्लॉग करूंगा कि टीबी सर्टिफिकेट जो है वो कैसे लिया जाता है और जिसे कहते हैं ना क्या क्या इसके जो है ना वो कंडीशंस हैं, वो उसके लिए अलग से वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा। एनी हाउ हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अगर आपको टीबी नहीं है तो आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है। डिफरेंट क्लिनिक्स हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और मीरपुर में, वहां जाके आप टीबी सर्टिफिकेट हासिल करें। आज आप टीबी का टेस्ट करवाएंगे तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो नेक्स्ट डे इवनिंग में आपको जो है वो वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। टीबी सर्टिफिकेट के बाद आप अप्लाई करते हैं कैस लेटर। कैस लेटर होता है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। इसके लिए एक प्री कैस इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाता है जो एक वीडियो कॉल के थ्रू जो है वो लिया जाता है। इसमें भी जो है वो यही देखा जाता है कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है क्या ये जेन्युइन भी है या कोई और है। इसमें आइल्स का सर्टिफिकेट देखा जाता है और इसके साथ साथ जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी अपलोड की जाती है, क्योंकि इस लेटर के बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते और ये कनेक्टेड है होम ऑफिस के साथ। इंटरव्यू में पास होने के बाद आपको जो है वो कैश लेटर इशू कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो है प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि यूके का स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यूके का जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत से कंसल्टेंट्स जो हैं वो गाइड करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी अच्छे कंसल्टेंट से जो है वो आप रब्ता करें। उसकी वजह है कि क्योंकि यूके की जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी टेक्निकल होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप जिसे कहते हैं कि वेबसाइट खोलेंगे और उसके बाद जिसे कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट करेंगे आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ज़रा सी गलती जो है ना वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, अगर आपको किसी से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए जिसने पहले कभी वीज़ा अप्लाई किया हुआ हो तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जेन्युइन कंसल्टेंट जो हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो ये थोड़ी सी फीस लेकर वीज़ा आपके बिहाव पे अप्लाई कर देते हैं। वीज़ा क्या जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, वो उसके साथ मैच करना चाहिए। ये ना हो कि पासपोर्ट पे आपने कुछ और नाम लिखा हुआ हो। एक आधा भी जिसे कहते हैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ बेसिक डिटेल्स होती हैं, उसमें पूछा जाता है कि आपने पहले
कभी ट्रैवल किया है, आप क्या कभी पाकिस्तान से बाहर गए हैं, क्या आपने ओवर स्टे किया है, क्या आप यूके फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, क्या आपकी कभी यूके से कभी की कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें आप झूठ नहीं बोल सकते, आपको इसमें सच-सच बताना पड़ता है। मतलब फ़र्ज़ करें अगर किसी का विज़िट वीज़ा पास्ट में जो है रिजेक्ट हुआ है यूके से, तो आप उसको छुपा नहीं सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था और उसकी बेसिस क्या थी, क्योंकि रिजेक्शन लेटर जो होता है उस पे लिखा हुआ होता है कि किंग ग्रांट्स के ऊपर जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट किया गया था। इसको आप बाईपास बिल्कुल नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा अगर वीज़ा पहले रिजेक्ट हो चुका हुआ है किसी भी कंट्री का, तो अगर हम यहाँ बता देंगे कि हमारा कभी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, तो ये जो है वो कि आपने झूठ बोला है, अब्यूज़ किया है सिस्टम को, तो आप पे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। और सम टाइम जो है अगर आपने कोई बहुत बड़ा झूठ बोला है तो आप पर बैन भी लग सकता है। तो जो सच है वही लिखें और कंसल्टेंट को भी वही बताएं जो जिसे कहते हैं ना कि जो आपके सर्कमस्टांसेस एक्चुअल में रहे हैं और जो अभी करंटली हैं। एप्लीकेशन फिल करने के बाद अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है वीज़ा फ़ीस का। वीज़ा फ़ीस से पहले जो है वो आपको IHS फ़ीस देनी पड़ती है, वो पे करनी पड़ती है। IHS फ़ीस एक्चुअली एक हेल्थ सरचार्ज है, इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। ये जब हम 2006 और 2010 में जब मैं यहाँ यूके में रहा हूँ और उसके बाद भी 4-5 साल तक ये फ़ीस यहाँ पे नहीं थी। स्टूडेंट जो थे सिर्फ वीज़ा फ़ीस पे करते थे और यहाँ आ जाते थे, लेकिन अब इन्होंने जो है ये फ़ीस लगा दी है और ये पर ईयर के हिसाब से है। उसका मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि पर ईयर जो है वो 776 पाउंड जो है वो आपको IHS फ़ीस पे करनी पड़ती है। और अगर आप 3 साल की डिग्री पे आ रहे हैं तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तकरीबन कोई 2328 बनेगी। उसको फिर आप ब्रिटिश पाउंड के रेट से मल्टीप्लाई कर लें तो वो तकरीबन जो है वो कोई 8,20,000 रुपये या 8,18,000 रुपये, डिपेंड किया उस टाइम पाउंड का क्या रेट है। मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हैं तो भी सी बात है, वो 1 साल का कोर्स है तो उसके लिए तो सिर्फ 776 पाउंड ही आपको पे करने पड़ेंगे। वो तकरीबन 2,73,000 या 273,000 बनती है। IHS फीस पे करने के बाद जो नेक्स्ट है वो आपको वीज़ा फीस पे करनी है और वीज़ा फीस जो है वो 490 पाउंड है, वो आपको पे करनी पड़ती है। और उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर के चलते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं। पाकिस्तान में VFS ग्लोबल की सम टाइम वेबसाइट जो है वो अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग हैं वो VFS की जो गैरीज है फेडेक्स में जाके वहाँ पे खुद भी अपलोड करवा देते हैं, लेकिन वो उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन जो कंसल्टेंट जो होगा प्रोफेशनल वो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा। उसमें OBC बात है वही IELTS का सर्टिफिकेट है, आपकी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका TB सर्टिफिकेट है, उसके साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट है और अगर कोई एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट अगर आपसे रिक्वायर्ड करता है तो वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अगला स्टेप जो है वो अपॉइंटमेंट का है। VFS की अपॉइंटमेंट जो है वो गैरीज फेडेक्स पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और मीरपुर में अवेलेबल हैं। आपको जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिले या आपकी जो करीब की लोकेलिटी है वहाँ पे आप बुक करवाएं और वहाँ जाके आपके बायोमेट्रिक होते हैं, आपकी जो है वो पिक्चर ली जाती है और उसके बाद जिसे कहते हैं वो प्रोसीजर जो है वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली जो है वो यूके की अपना जो वीज़ा कॉन्सुलेट है या जो उनका ऑफिस है वहाँ पे चले जाते हैं। वो उन डॉक्यूमेंट्स को फिर वेरीफाई करते हैं और जो भी उनका प्रोसीजर है वो करने के बाद मैक्सिमम 10 to 15 डेज जो है वो आपको जवाब आ जाता है, जिसमें आप जाके जब वीज़ा रिसीव करते हैं वहाँ पे जाके दोबारा फेडेक्स के ऑफिस में तो देखना होता है कि वीज़ा ग्रांट हुआ है या नहीं ग्रांट हुआ, और अगर नहीं ग्रांट हुआ तो उसकी क्या ग्राउंड्स हैं और इसमें फिर देखना पड़ता है कि उसमें अपील्स के राइट हैं या नहीं है। बहरहाल अगर ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसको आप थ्रू प्रॉपर चैनल और स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होगा। वीज़ा ग्रांट होने के बाद ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट जो है वो अपना स्टार्ट हो जाता है कि आपने टिकट बुक करानी है और उसके बाद जिसे कहते हैं यहाँ लैंड कर जाना है और फिर आपकी स्टडी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। ये था जी अपना एक यूके का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उस पर एक वीडियो है और बेशतर टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वक्तन फवक्तन आपको गाइड करता जाऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें और सबको दुआ
में याद रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।